हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स जूनियर। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन वीडियो, जो आपके क्लास 10th एग्जाम्स के लिए या बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने वन शॉट लेक्चर चेक नहीं किए हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का अपलोड हो चुका है चैनल पे, तो एक बार उसको चेक कर लेना। एक बार उसको चेक कर लेना, उसको अच्छे से देखना, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। थ्योरी वाला पार्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये चेक करना है, यानी क्लास 10 पीवाईक्यू सॉल्यूशंस। और इस सीरीज में मैंने पहले ही कहा था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर मैंने किसी चीज को दी है वन शॉट लेक्चर से भी ज्यादा, तो वो है पीवाईक्यू सॉल्यूशन। क्योंकि मुझे आपकी तैयारी जो है ना वो 90 प्लस की करवानी है। और 90 प्लस की तैयारी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ध्यान करें। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अगर मुझे करवाना है तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका है कि मैं पीवाईक्यू सॉल्यूशन करवाऊं। क्योंकि एक चीज आप मान के चलो कि पीवाईक्यू ऐसा नहीं कि रिपीट हो जाएंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए, लेकिन इसके जैसा या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस 100% होते हैं। तो इस वीडियो में जो भी हम 10-15 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ये मान के चलो आपके चैप्टर में से कोई भी फिर ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा किसी भी टाइप का जो आपने ना किया हो। तो इससे बेटर तरीका नहीं हो सकता तैयारी करने का, ये मैं आपको क्लियर बोल दूं। ठीक है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन भी होती है कि पीवाईक्यूज करें या सैंपल पेपर करें। और बहुत बच्चे सैंपल पेपर नहीं करते हैं, पीवाईक्यू तो सारे करते ही हैं, लगभग लगभग मोस्टली पीवाईक्यूज करते हैं। सैंपल पेपर करें या ना करें, तो इस पे भी एक वीडियो बना रहा हूं मैं। ठीक है, वो वीडियो जल्द ही आपके चैनल पे आ जाएगी, वो भी आप देख लेना, उससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि पीवाईक्यू और सैंपल पेपर करें और या ना करें, या फिर करें तो कैसे करें, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो सब उस 10 मिनट की वीडियो में मैंने डाला है। तो एक बार उसको भी चेक कर लेना। बहरहाल, बात करूंगा आज के इस वीडियो की। तो देखो, पीवाईक्यू सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आप मान के चलो। ठीक है, ये मैंने पहले से ही बोलता आ रहा हूं कि अगर आपने ये कर लिया ना, वैसे भी आप अनसॉल्व वगैरह करते ही हो, और ये अगर आपने कर लिया ना आज की इस वीडियो में ही अच्छे से पढ़ लिया, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब थ्योरी के लिए मैंने पहले ही वन शॉट लेक्चर डाल दिया आपका, लगभग 2 घंटे का। तो वो देख लो, आपको 2 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है। एक तो सबसे बड़ी बात कि इतना बड़ा चैप्टर 2 सवा 2 घंटे में मैंने सारा करवा दिया है। सारा जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट है रिवीजन से रिलेटेड, वो सब मैंने करवाया है, उसमें वन शॉट रिवीजन है। एक बार उसको चेक कर लेना। ठीक है, इसके बाद आपका आता है पीवाईक्यू सॉल्यूशन। पीवाईक्यू सॉल्यूशन में आपको जो करवाने वाला हूं आज आज की इस वीडियो में, उसमें देखो एक चीज और है, मैं आपको पहले क्लियर करवा दूं। देखो, आप क्या करो ना, लाइव लेक्चर वाली फील लेने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप खुद भी वैसे तैयार रहो। यानी कि कुछ रूल्स है इस वीडियो को देखने के, ऐसा नहीं कि बस वीडियो देख लो और स्वाइप किया बस चलते बने, ऐसा नहीं है। देखो, आपको करना क्या है, एक तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना है। दूसरा, आपको कॉपी और पेन साथ में लेके बैठना है। क्या लेके बैठना है? कॉपी और पेन। क्यों? क्योंकि मैं आपको जो क्वेश्चंस करवाऊंगा, थ्योरी तो आज के वीडियो में होगी नहीं, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस है। तो आपको भी प्रैक्टिस करनी है साथ के साथ। मैं वीडियो में टाइम दूंगा आपको, हर क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा। तो पहले मैं आपको टाइम दूंगा कि आप करो, फिर मैं करके दिखाऊंगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि साथ के साथ मेंटरशिप चल रही है, कि मतलब आप क्वेश्चन कर रहे हो खुद से। आपने सपोज करो गलत किया, तो कोई आपको देख थोड़ी रहा है, आप खुद ही अकेले में कर रहे हो। सपोज करो आपने क्वेश्चन गलत कर दिया, तो आपको कोई कुछ बोलेगा थोड़ी। आप थोड़ी देर बाद आप सॉल्यूशन देखोगे उसी क्वेश्चन का, तो आपको पता चल जाएगा आपकी क्या गलती है या सही किया है, और क्या बेटर अप्रोच होनी चाहिए करने की, ये सारी चीजें आपको समझ आएगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये मान के चलो कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और मैं गारंटी से कह रहा हूं बॉस, अगर आपकी तैयारी अच्छी है ना, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप ये मोटिवेशन रख के चलो कि मैंने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं। और आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आ जाए, जितने भी पीवाईक्यूज, सारे एक एक क्वेश्चन मैं कर दूंगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मुझसे नहीं होगा, ये आप मान के चलो। समझ गए? और अगर आपने ये मान के चले और ये आपने ठान लिया कि मैं सब करूंगा, तो बॉस आपको कोई रोक ही नहीं सकता। एक होता है ना सेल्फ मोटिवेटेड इंसान, वो बनो। सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे, आपको जिंदगी में कोई गिरा नहीं सकता। आप सिर्फ जिंदगी में ऊपर ही जाते जाओगे। और ये तो आपकी पहली मंजिल है, तो पहला चैप्टर है जो कि इजी है। इसके बाद एसिड बेस एंड सॉल्ट है,
मेटल नॉन मेटल है, और कार्बन इन इट्स कंपाउंड है। तो सारे चैप्टर का हम करेंगे, वन बाय वन करेंगे। हर चैप्टर का वन शॉट लेक्चर आपको मिलेगा। कुछ में जो बड़े चैप्टर है उसमें पार्ट वाइज मिल जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2, लेकिन मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर पीवाई की सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, हमने जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया वो आप ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज में मैं बताऊं 24 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, और सीबीएसई का 26 नवंबर को टेस्ट है, जैसे कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उसमें आ रहा है। तो आपको तैयारी भी उस टाइप से करनी है। आप सिर्फ वन शॉट लेक्चर देख लो और ये पीवाई क्यू सॉल्यूशन कर लो, आपकी तैयारी वैसी हो जाएगी। क्योंकि उस वन शॉट लेक्चर में भी मैंने सारी थ्योरी और क्वेश्चंस करवाए हैं, और आज भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो आप ये मान के चलो, आपकी जो तैयारी है ना बॉस, बहुत बेस्ट होने वाली है। आप, मुझे लग रहा है कि इस बार सीबीएसई में आपके 90 प्लस लाने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं। बस बच्चों को दिक्कत मैथ्स और साइंस में आती है। अगर मैथ्स और साइंस में 90 प्लस आ गए तो फिर तो आपके 90 प्लस आने ही है टोटल, ये मान के चलो। क्योंकि बाकी सब तो जितने भी आपके सब्जेक्ट्स है, लाइक इंग्लिश है, सोशल साइंस है, उसमें 90 प्लस लाना इतना डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट पड़ता है मैथ्स और साइंस में। इसको आपने क्रैक कर लिया, फिर आपको कोई नहीं पकड़ सकता। फिर तो मान के चलो गारंटेड है कि 90 प्लस आएंगे। तो इसीलिए ये सीरीज आपके लिए बनाई गई है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होने वाली है। तो आज का ये ज्ञान बहुत ज्यादा हो गया है, वैसे इससे ज्यादा मैं करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि वीडियो में भी एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी बाद में भी रहनी चाहिए ना, तभी तो फायदा है। तो देखो, इसी के साथ मैं इसको स्टार्ट करूंगा। बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। मजे से करेंगे, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत रखो, बिल्कुल फ्री माइंड के साथ स्टार्ट करेंगे। तो कॉपी और पेन निकाल के शुरू हो जाओ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया। तो पहला सवाल है ये। अब बहुत सारे बच्चे इसकी लेंथ देख के डर गए होंगे कि इतना बड़ा सवाल, पहले ही मंजिल पे हार मान जाएंगे कुछ तो। अरे देखो यार, पहले क्वेश्चन को पढ़ के तो देखो, क्या पता क्वेश्चन बिल्कुल लल्लू हो, क्या पता क्वेश्चन सिर्फ 1 मिनट का हो, बस हमें देखने में लंबा लग रहा है ना, ये भी तो हो सकता है ना। और क्वेश्चन अगर मुश्किल भी है, बड़ा भी है, तो क्या फर्क पड़ता है, अपने को तो करना है। क्वेश्चन को पढ़ो। In a double displacement reaction such as the reaction between sodium sulfate solution and barium chloride solution। मतलब ये दो लाइन पढ़ के मुझे एक चीज समझ आई। मैं आपको देखो क्वेश्चन को पढ़ना सिखाता हूँ, बड़े क्वेश्चन को कैसे पढ़ो। पहले आप पढ़ लिया एक लाइन, अब आपको क्या चमका सबसे ज्यादा, कि रिएक्शन हो रही है सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में, ये आपको समझ आ गया। और कौन सी रिएक्शन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, क्योंकि ऊपर ही लिख दिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पता है, जिसमें आयन एक्सचेंज होते थे, ये तो आपको पता है। प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी आपको मैंने बता रखी है, जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता था, जो कि एक इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, ठीक है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट को उस टाइप से मैंने करवा रखा है आपको, इसलिए मैं कह रहा हूँ वन शॉट लेक्चर एक बार देख लो, ये सारी चीजें करवा रखी है मैंने। और ये रिएक्शन शायद बता भी रखी है, ये वाली लिख के भी दिखा देता हूँ रिएक्शन क्या होती है इसमें। Na2, ऑप्शन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम खुद से सॉल्व करेंगे। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला यही होता है, Na2SO4, आपको मालूम है ना, अरे ये तो मालूम होगा। दूसरा है बेरियम क्लोराइड, BaCl2, बोलो हाँ के ना, बेरियम क्लोराइड यही होता है ना, ठीक है। अब जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, आई नो दैट, क्या क्या बनेगा, देखो, सोडियम आयन एक्सचेंज करेगा बेरियम को, और बेरियम एक्सचेंज करेगा सोडियम को, तो क्या बन जाएगा, दोनों आपस में एक्सचेंज होंगे तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा। अभी बैलेंस का काम बाद में करते हैं, पहले बस ये देख लो। एक तो NaCl बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। वेरी गुड, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस कर रहा हूं अभी, रुक जाओ। अब देखो रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पर 2 Na, यहाँ पर 2Cl, तो यहाँ पर 2 लगाओ, ठीक है। अब देखो बेरियम एक है, सल्फेट एक है, हाँ ये बैलेंस है। रिएक्शन बैलेंस हो गई, रिएक्शन लिख ली। इस रिएक्शन में देखो क्या क्या बन रहा है, एक तो सॉल्ट बन रहा है NaCl, एक तो सॉल्ट बन रहा है, लेकिन ये कैसा सॉल्ट है, सॉल्युबल कि इनसॉल्युबल, तो ये सॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। ये तुम हमें पता है ना, नमक क्या होता है, सॉल्युबल सॉल्ट होता है ना, अरे ये तो आपको पता ही होगा NaCl। दूसरा देखो BaSO4, बेरियम सल्फेट। अब ये एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है, अगर आपको नहीं पता इसके बारे में, क्या होता है, वाइट प्रेसिपिटेट, और ये इनसॉल्युबल भी होता है, ठीक है। ये इनसॉल्युबल है और वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है। अब जिस भी रिएक्शन में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जिसमें इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है या प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। और बन क्या क्या रहा है इसमें, एक तो NaCl बन रहा है और एक बेरियम सल्फेट बन रहा है जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट है या इनसॉल्युबल सॉल्ट है। तो दो तीन चीजें मुझे इसमें समझ आ गई, एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, आयन एक्सचेंज हुआ, ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना यानी इनसॉल्युबल सॉल्ट बना। तो ये दो तीन चीजें मुझे समझ आई। अब ऑप्शन पढ़ेंगे। ए ऑप्शन में कहा है एक्सचेंज ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस, गलत। एटम्स का एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, आयन एक्सचेंज हो रहा है ना, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, ये सही है। प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस, ठीक है, क्योंकि बेरियम सल्फेट बन रहा है, यहां पर देखो ध्यान से, बेरियम सल्फेट बन रहा है ना। अगला देखो, एन इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड, इनसॉल्युबल सॉल्ट बन रहा है, हाँ बन रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है ना, BaSO4 बेरियम सल्फेट। तो यहां पर तीन चीजें मुझे समझ आई कि ये तीन ऑप्शन सही होंगे, B, C, D, क्योंकि ये तीन ऑप्शन हो रहे हैं यहाँ पर। अब ये देख लो किस ऑप्शन में है, ए कह रहा है BND, नहीं, सी भी तो है, ANC नहीं, ओनली बी नहीं, BCND, ये वाला करेक्ट हो जाएगा बस। तो करना क्या था, देखो हमें रिएक्शन लिखनी थी, उसमें ये चेक करना था कि क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है, उसके बाद वो चेक करने के बाद मुझे क्या करना था, उसके बाद क्या करना था, मुझे बस ऑप्शंस मैच करने थे कि कौन सा ऑप्शन मैच होगा कौन सा नहीं। बताओ इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है। हाँ, देखने में आपको बड़ा लगा होगा, देखने में मैं मानता हूँ लेंथ बड़ी थी, आप थोड़ा सा घबरा गए होंगे देख के कि अरे इतना बड़ा क्वेश्चन, और जब सॉल्व किया तो लल्लू सा क्वेश्चन था। ये वाले जो पार्ट थे ये तो देखो, अगर आप तो ऑप्शंस वाले पार्ट थे, क्वेश्चन यहाँ 2 लाइन में खत्म था, क्वेश्चन 2 लाइन का ही था जो आपको पढ़ना था, रिएक्शन लिखो और पता करो बस। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन वैसे नहीं आते, लेकिन मुझे तो डिफिकल्ट क्वेश्चन लेने पड़ेंगे ना, ताकि आपकी तैयारी मजबूत रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलो। अब ये वाला क्वेश्चन अगर आपने पिछला क्वेश्चन कर लिया है तो बहुत आसान होगा। कैसे, पढ़ के देखो। A student took sodium sulfate solution in a test tube and added barium chloride solution to it. He observed that an insoluble substance has formed. The color and molecular formula of the insoluble substance is. अरे ये तो तुम करके दिखा दोगे, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम हो गया। देखो इसमें क्या लिया है, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, ठीक है ना, और यहां पर क्या लिया है, बेरियम क्लोराइड। अभी ही थोड़ी देर पहले हमने देखा है इसका, अभी जस्ट थोड़ी सी देर पहले हमने इसको चेक किया है। तो ये वाला तो आपका वैसे ही हो जाना चाहिए। क्या किया था हमने, सोडियम सल्फेट Na2SO4 लिया प्लस बेरियम क्लोराइड। जब हम इसकी रिएक्शन कराते थे क्या बन रहा था, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, एक तो बना था NaCl, बैलेंस करके भी अब लिख सकते हैं क्योंकि अब तो हमें याद ही हो गई है, और BaSO4, ठीक है। यार राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग मेरी थोड़ी सी ऐसी है क्योंकि अब मैं बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहा हूँ ना, लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये मैं पहले ही बता दूं। आपको राइटिंग अच्छी रखनी ही है क्योंकि आपको एग्जाम लिखना है, आपको मार्क्स चाहिए ना, जितना अच्छा लिखोगे उतने ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। सुंदर राइटिंग किसको नहीं पसंद, अगर आप अच्छा लिखोगे, आपकी राइटिंग रीडेबल है, आप जो भी लिख रहे हो कोई भी समझ सकता है, तो आपके मार्क्स ऑब्वियसली ज्यादा आएंगे, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में करना क्या था, मुझे बताना है कि कलर और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है उस इनसॉल्युबल सब्सटेंस का। और इनसॉल्युबल सब्सटेंस कौन सा होता था, अभी थोड़ी देर जस्ट पहले मैंने आपको पूरी रिएक्शन लिख के दिखाई और बताया था कि बेरियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है और यही इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है ना। तो क्या है यहाँ पर, ये वाला, इसका कलर कैसा होता है, जल्दी बताओ, व्हाइट। देखो व्हाइट बोला तो मैंने व्हाइट से ही लिख दिया, ये याद रख कर लो। BaSO4 क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, कैसा होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, याद करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस बेस पे, व्हाइट BaSO4 कहाँ पर है, ग्रे BaSO4 नहीं, ये तो वैसे भी फॉर्मूला गलत है, Ba2SO4, तभी तो ऑप्शन गलत है। ये भी चेक कर लिया करो, कभी आपको ऑप्शन में दिया हो व्हाइट Ba2SO4 तो उसको सही मत लगाया ना। अरे ये भी तो देखो बन क्या रहा है, BaSO4 बन रहा है, Ba2SO4 तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि बेरियम की जो हमारी वैलेंसी होती है वो +2 होती है और सल्फेट की -2, तो जब आपस में जुड़ेंगे तो 1:1 में जुड़ेंगे रेशियो में। अब ये वाली चीज भी मैंने आपको पिछले
लेक्चर में, यानी कि वन शॉट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में सिखा दिए कि कैसे कैसे प्रोडक्ट बनाने हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वन शॉट लेक्चर तो जाके अभी चेक करो, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, येलो बनता है BaSO4 का उल्टा नहीं, व्हाइट BaSO4 सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड, व्हाइट BaSO4। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। ठीक है, अभी तक मजा आ रहा है ना? ये वाला क्वेश्चन तो इजी था। तो देखो, अगर आपने पहला क्वेश्चन अच्छे से कर लिया है तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। तो यानी कि आपको एक चीज समझ आ रही है कि एक क्वेश्चन को भी अगर आप ढंग से कर रहे हो तो उसका कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिल रही है सेकंड क्वेश्चन में। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड। ये देखो, ये जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, मैंने जानबूझ के रखे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना है। इसमें ऐसे दे दिया होता है ना, ए ऑप्शन ये है कि बोथ ए और आर सही है, और ए वो उसकी एक्सप्लेनेशन है, और एक में दिया होगा कि एक फॉल्स है दूसरा सही है, एक में दिया होगा एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है। ये आपको देखो करते करते आएंगे। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं दो तीन क्वेश्चन ऐसे करवा दूंगा ना, आपको खुद समझ आ जाएगा असर्शन रीजन को कैसे करते हैं। ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, 100% नहीं आएगी, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। सिर्फ आपको पढ़ना है, असर्शन क्या बोल रहा है वो चेक करो, रीजन क्या बोल रहा है वो चेक करो। रीजन में मेनली चेक करना होता है कि जो असर्शन दिया है क्या वो उसकी एक्सप्लेनेशन है, और अगर असर्शन ही फॉल्स है फिर तो चेक ही नहीं करना, फिर तो रीजन अलग, फिर तो असर्शन अलग। अब ये सारी चीजें हमें करते करते एक्सपीरियंस के साथ आएगी। जिंदगी में है ना, जिंदगी अनिश्चितताओं का खेल है, करते करते हम सीखते हैं। ठीक है, जैसे क्रिकेट खेल रहे हो आप, सपोज करो, तो आपको कोई पकड़ के सिखा नहीं सकता, आपको पढ़ा नहीं सकता क्रिकेट में कि ये वाला शॉट इतने एंगल पे ले जाके ऐसे मार। अरे जब तक आप खेलोगे नहीं बैट पकड़ के, तब तक आप कैसे सीखोगे कि कैसे खेलना है? सिंपल सी बात है। बॉलिंग का भी ऐसा ही है, ये तो मैंने बैटिंग का इशारा कर दिया, बॉलिंग का भी कर देता हूँ। ठीक है, तो बॉलिंग में क्या है बेसिकली, स्विंग और सीम दो चीजें मेन होती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप 1,000 गेंदे नहीं डालोगे, 2,000 गेंदे नहीं डालोगे, आपकी वो रिदम नहीं बनती है। तो करते करते ही सीखते हैं ना, यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर भी। जब तक आप पेन उठा के ऐसे 10-15 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, ऐसे 100 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे, आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, प्रैक्टिस से ही आपको क्लियरिटी मिल सकती है और कुछ नहीं। और ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट है भी नहीं। ठीक है, लेक्चर बंद करते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बहुत हो रहा है। थर्ड वाला, एसर्शन ए। एसर्शन ए क्या बोल रहा है? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। चलो ठीक है, अभी पढ़ लिया है, अभी हम इस पे कुछ नहीं बोलेंगे, पहले रीजन भी पढ़ लेता हूँ। रीजन में कह रहा है मीथेन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे। कुछ बच्चे चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपना सॉल्यूशन लिख सकते हो और फिर चेक कर सकते हो, देखो कि आप सही कर रहे हो या गलत। आपको खुद पता चल जाएगा आप सही कर रहे या गलत। ठीक है, अब देखो, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, रिएक्शन क्या होती थी उसकी, मैं डायरेक्ट रिएक्शन से देखूं तो CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, और क्या मिलता था? एनर्जी या हीट। ठीक, एनर्जी या हीट यही होता था। रिएक्शन चेक करो एक बार, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस की। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। यानी कि जहां पर हमें हीट दी जा रही है वो हमारा होता है एंडोथर्मिक, और जहां हीट रिलीज हो रही है वो क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। या फिर आसान तरीका बता दूं एक, देखो यहां पर मैंने लिखा है ना बाद में हीट, इसका मतलब जब भी उस साइड हीट लिख रहा हूं प्रोडक्ट साइड में, तो मान के चलो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर हीट यहां दी जाती, यहां मैं हीट करता, सपोज करो ऐसे ऐसे लिखता, देखो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की लिखता हूं, इसको मैंने हीट दिया और बनाया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो यहां मैंने हीट दी, तो हीट पहले है, तो इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, है कि नहीं? तो ये वाली चीजों से कुछ कुछ एग्जांपल्स है जिससे आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हो। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि एक बार आप वन शॉट लेक्चर देख ही लो, उसमें मैंने ये सारी चीजें क्लियर करवा रखी है। ठीक है, अब देखो, इस रिएक्शन से मुझे समझ आ गया कि जो मेरा असर्शन है वो क्या है, वो फॉल्स है, क्योंकि वो कह रहा है कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है।
क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। या यूं कहूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कह सकता हूं ना। सिंपल सी बात है, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अब देखो, ये एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब पहला असर्शन गलत हो गया, तो रीजन क्या होगा? ट्रू होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों फॉल्स वाला ऑप्शन वैसे भी नहीं दिया है। ये भी आप आइडिया लगा सकते हो, लेकिन स्टिल मैं आपको बताऊं, रीजन सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि रीजन में कह रहा है मीथेन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और बिल्कुल सही कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर बन रहा है, तो यानी वो रिएक्शन ही बता रहा है ना। तो जो हमने रिएक्शन बोली है वही वो लिख के बता रहा है, तो यानी रीजन क्या हो गया? सही हो गया। एसर्शन क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? गलत क्यों हुआ? क्योंकि एसर्शन ये कह रहा है कि ये एक एक्सो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जबकि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा? जिसमें एसर्शन गलत हो और रीजन सही हो। तो एसर्शन इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यानी रीजन ट्रू, तो डी ऑप्शन मेरा हो जाना चाहिए। क्योंकि मुझे यही समझ आ रहा है ना, एसर्शन फॉल्स किस में था? एक ही में था, डी वाले में। और आर ट्रू है ही रीजन। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एसर्शन सही होना चाहिए, रीजन ट्रू हो, उसकी एक्सप्लेनेशन हो। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, इसमें तुक्का लगा देते हैं, ए लगा देते हैं, कुछ समझ नहीं आता तो उनको लगता है सही हो जाएगा, कि एसर्शन भी सही रहेगा, रीजन भी सही रहेगा, और वो उसकी एक्सप्लेनेशन भी होगा। बहुत लोगों को ऐसा लगता है, तो ऐसा नहीं है। आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है गाइस, आप पूरा पढ़ोगे, जब पूरा सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा, ऐसे नहीं समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी देखो असर्शन रीजन का है, मैंने असर्शन रीजन के जानबूझ के क्वेश्चंस रखे हैं आपके लिए, ताकि आप जो है ना, आनाकानी ना करो असर्शन रीजन में, कि मैं नहीं करूंगा ऐसा, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये मैं होने नहीं दूंगा। सिंपल, समझ रहे हो ना? चलो पढ़ते हैं असर्शन। ये ए मतलब असर्शन है यहाँ पे, ये मतलब असर्शन। रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो एसर्शन ए में कह रहा है वो रिएक्शन जो होती है क्विक लाइम की वाटर के साथ, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक बार लिख के देखते हैं। यही होती है ना। क्या बन जाएगा? ओ एच इसका हो गया, ओ एच का होल ट्वाइस, ठीक है। और इसमें हीट भी मिलेगी कहीं ना कहीं, हाँ, ठीक है। यही होता था। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट। ये हो गई मेरी रिएक्शन। तो क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? पहला मेरा क्वेश्चन यही आता है आपसे, क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? अरे सिंपल सी बात है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अभी तो समझा है। जहां पर हीट निकल रही है, जहां पर हीट रिलीज हो रही है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो पहला वाला जो मेरा पार्ट है, क्या वो सही है? चेक करो, असर्शन क्या सही बोल रहा है? बिल्कुल सही बोल रहा है असर्शन। यही तो कहना चाह रहा है कि जो क्विक लाइम की रिएक्शन होती है वाटर के साथ, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब रीजन पढ़ो। रीजन में कहा है क्विक लाइम रिएक्ट्स वाइग्रेसली विद वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये भी यही कह रहा है, देखो क्विक लाइम रिएक्ट करता है वाटर के साथ, और क्या करता है? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है। तो हीट रिलीज ये कर ही रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। तो जो हमारा रीजन है ना, वो रिएक्शन ही बता रहा है, और रिएक्शन के थ्रू ही हम बता पा रहे हैं कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो यानी कि जो रीजन है वो उसको कंप्लीफाई कर रहा है, रीजन क्या कर रहा है? उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो इस केस में क्या होगा? एसर्शन भी मेरा ट्रू होगा, रीजन भी मेरा ट्रू होगा, और रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगी। ऐसा मैं कैसे कह पा रहा हूं? क्योंकि मैंने चेक किया, मैंने पूरा का पूरा क्या किया? चेक किया, और तभी मैं बता पा रहा हूं ना ये सारी चीजें। अगर मैं चेक नहीं करता तो मैं कैसे बता देता? चेक नहीं करता तो कैसे बता देता? ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझनी होगी, और समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं आपको देता हूँ 1 मिनट 2 मिनट, इसको अच्छे से समझो। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको इसको समझना है। क्लियर है? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए भी सही है, आर भी सही है,
और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए। ठीक है, ये तो समझ ही आ गया होगा, ये इजी क्वेश्चन था, ये वाला ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। और मैं आपको एक चीज बताऊं, असर्शन और रीजन में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, नहीं आते हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन, और आएंगे ही नहीं। सिंपल सी बात है, मान के चलो नहीं ही आएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, दिमाग से ये चीज निकाल दो कि असर्शन रीजन हार्ड है। अरे नहीं है हार्ड, अगर आप पढ़ना चाहोगे तो हार्ड थोड़ी है, खेल खेल में हो जाते हैं, इतने आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आसान मिलेंगे आपको, इस चैप्टर में से मुश्किल क्वेश्चन नहीं मिलते। हाँ, मुश्किल क्वेश्चन आते हैं कार्बन इन इट्स कंपाउंड में से, मेटल नॉन मेटल में से, क्योंकि वहां रिएक्शंस बहुत सारी आती है। यहाँ पर इतना हार्ड कुछ आता नहीं है, ठीक है। ये फिफ्थ क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, द मास रेशियो MH इज टू MO, ये इज टू लगाना भूल गए हैं शायद, हाँ, of hydrogen and oxygen gases liberated at electrodes during electrolysis of water is। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें क्या किया है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, ये चीज हमें पता है, वैसे भी पता है मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, लेकिन हमें कंफ्यूज कैसे किया गया, पूरा पीछे की बैक स्टोरी बता के कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है जो कि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, उसमें हाइड्रोजन लिबरेट होती है, गैस गैस निकलती है ऑक्सीजन, तो उसका क्या रेशियो रहेगा। तो देखो मैं रिएक्शन लिख के भी बता सकता हूँ, और वैसे भी आपको बताऊं इसमें तुक्का, वैसे उसमें रेशियो क्या होता है H2O का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 होता है, क्या होता है 1:8 होता है, आपको पता ही होगा। लेकिन इसको मैं सॉल्व करूंगा वैसे ही जैसे कि मुझसे पूछा गया है। जैसे अगर मैं रिएक्शन लिखूं इसमें, तो देखो H2O है, इसका अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूं, क्या बनेगा मेरा, H2 और ऑक्सीजन, बैलेंस कर देता हूँ इसको एक बार, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ एक ऑक्सीजन, ठीक है, बैलेंस हो गया, सही है, यही बन रहा है। अब ये मैंने अगर देख लिया, अगर मैं इतना समझ गया हूँ, आगे का काम कुछ है ही नहीं। टोटल कितना मास है इसका, इसका होता है 18 और यहाँ हो गया 36 ग्राम्स, ठीक है ना, 18 होता है ना इसका मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया 18, 18 इंटू 2 36। अब यहाँ पर भी 36 ही आना चाहिए टोटल, है ना। हाइड्रोजन का एक का क्या होता है, वन, वन होता है, मोलर मास वन होता है ना, एटॉमिक मास। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 इंटू 2 4, तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4 ग्राम, कितना हो जाएगा 4 ग्राम। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका 16 होता है एटॉमिक मास, और 16 इंटू 2 32 ग्राम्स, ये मैं मान के चल रहा हूँ ग्राम्स में, ठीक है। अब देख लो 4 प्लस 32 36, क्लियर है, सही आ रहा है ना, ये थोड़ा बड़ा लिखूं, ठीक है। अब ठीक है, 4 ग्राम 32 ग्राम। अब देखो इसमें अगर मैं रेशियो चेक करूं, तो यहां से 4 से क्या 32 डिविजिबल है, बिल्कुल है, मास ऑफ हाइड्रोजन मास ऑफ ऑक्सीजन। यहां से भी अगर मैं देखूं तो 4/32 अगर मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 8 32, 1/8। तो जो रेशियो मेरा आएगा वो कितना आना चाहिए, मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का 1:8 ही आना चाहिए। ये तो यहां से भी पता चल गया मुझे, तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, 1:8। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का पूछा है, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का पूछा होता, उल्टा किया होता, तो 8:1 हो जाता, वो आपको पता है, ठीक है। ये आपको वैसे भी याद रखना है, H2O में क्या होता है रेशियो, जो रेशियो होता है H2O को कहीं से भी बनाते हैं तो उसका रेशियो क्या ही होता है, 1:8 ही होता है, आपको याद रखना है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन से भी आपको याद हो सकता है। जैसे यहाँ पर इसका 2 और यहाँ पर 8, कितना 16, अब 16 इसका है 2 इसका है, तो 1:8 हुआ, तो ये तो वैसे भी आपको याद ही होगा, ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी याद रख सकते हो, इसके लिए मैंने ट्रिक भी बता दी और सॉल्व करके भी बता दिया, तो दोनों तरह से मैंने आपको सिखा दिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है ना यार, इजी इजी चीजें करवा रहा हूँ मैं आजकल आपको, बहुत इजी इजी।
इससे आसान क्वेश्चन आपका आ नहीं सकता कोई बोर्ड में। और ये एमसीक्यू में अगर आ रहा है 1 नंबर के लिए, तो इसमें आपको ज्यादा टाइम भी नहीं, आपको वैसे भी याद होना चाहिए तो कि 1:8 ही होता है। चलो, अब थोड़े से वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन भी देख लें। अभी एमसीक्यू तो 5 मैंने आपको करा दिया है, अब मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन टाइप के भी क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि मुझे आपकी पूरी तैयारी करवानी है। इसमें मिक्स है, इसमें ऐसा मत मान के चलो कि आपको ये मिलेगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, वन शॉट, इसमें आपको सब मिलेगा, सबका सब मिलेगा। कुछ ऐसा नहीं है जो हम छोड़ने वाले हैं। अभी ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखो, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बहुत पहले से ही करवा चुका हूँ। अब आप कहोगे कि कब करवाया है सर, तो इसका मतलब आप भूलते जा रहे हो, आपकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है, आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। रेस्पिरेशन आप बायो में भी पढ़ते हो, और इसमें अगर हम केमिस्ट्री में देखें तो एक्सोथर्मिक में हम ज्यादा पढ़ते हैं इसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम इसको पढ़ते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपको पता होगा, जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को पढ़ रहे थे, तब मैंने एग्जांपल जो दिया था वो रेस्पिरेशन का ही दिया था। किसका दिया था? रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन होता क्या है और कैसे इसको करते हैं, इसकी मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ। वैसे इसमें मेनली क्या है, रिएक्शन है। मेन रिएक्शन अगर आपको आ गई तो आप इसको आराम से समझ सकते हो। अब देखो, मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा। थ्योरी अगर आपको चाहिए तो वन शॉट लेक्चर में पूरा समझा चुका हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। आपको एक्सोथर्मिक प्रोसेस की ही बारे में लिखना है, लेकिन मेन होती है रिएक्शन। रिएक्शन में आपको लिख के दिखा देता हूँ। ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और वो किस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में और वाटर में, और हीट निकलती है, तभी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना। अब देखो, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, यही होता है। अब जिस बच्चे को ये नहीं पता ग्लूकोज का फॉर्मूला, तो प्लीज यार याद कर लो, प्लीज याद कर लो, मत भूलना। रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा कहीं ना कहीं से, क्वेश्चन आ जाता है इसमें से। प्लस ऑक्सीजन, रिएक्शन करवाओ, क्या बनेगा, जल्दी देखो क्या बनेगा। एक बनेगा मेरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बैलेंस बाद में कर लेंगे, पहले रिएक्शन लिखते हैं। एक बनेगा H2O, और हमें मिलेगी बहुत सारी हीट। ठीक है? अरे समझ पा रहे हो, बोल दो हाँ कि ना। ठीक है, चलो। अब इसको बैलेंस करने का तरीका बताता हूँ। वैसे आपको केमिकल रिएक्शन इक्वेशन बैलेंस करनी आती है, आपको 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, 1 सेकंड नहीं लगना चाहिए सोचने में। मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया, 1 मिनट में तो क्वेश्चन हो जाना चाहिए। यहाँ पर कितने कार्बन है, 6, तो वहां पर 6 कार्बन आने चाहिए, है ना। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई। अब ये आपको बैलेंसिंग के सारे रूल मैंने आपको बता रखे हैं, आपको पता भी है। हाइड्रोजन कितने हैं, 12। कितने हैं, 12, वहां पर भी 12 आने चाहिए। अब इसको 12 बनाने के लिए क्या करूं, 12 से मल्टीप्लाई करूं? अरे नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 पहले से है ना, तो कितने मल्टीप्लाई करूं, 6। अब देखो 6 2 12, बन गए हाइड्रोजन 12, सही है। कार्बन 6 हो गए, बस सिर्फ ऑक्सीजन बचा है। ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है अभी। यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, और ये 2 8, और यहाँ पर देखूं तो 12, और यहाँ पर 18, तो 18 ऑक्सीजन मेरे यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे मैं लिख लेता हूँ नीचे, यहाँ 18 है, यहाँ 8 है। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, इस साइड, जिस साइड कम है उस साइड ही मल्टीप्लाई करता हूँ ना हमेशा, डेफिशिएंट साइड में। तो इसको तो छेड़ना नहीं है, इसको तो छेड़ना नहीं है, इसको छेड़ सकता हूँ। तो अगर मैं इसको फिक्स रखूँ, यहाँ 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 18 बनाने के लिए मुझे 12 ऑक्सीजन और चाहिए होंगे। यहाँ 12 ऑक्सीजन और चाहिए होंगे, उसके लिए क्या करूँ, 6 से मल्टीप्लाई कर दूं। बताओ जल्दी, क्लियर है कि नहीं? अब हो जाएगी कि नहीं बैलेंस, आप चेक करो। आई थिंक हो गई है बैलेंस, ये सही है, हो गई बैलेंस। अब देखो, रिएक्शन भी मैंने लिख दी। अब जिसमें हीट रिलीज हो रही है वो क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, आपको पता ही है कि नहीं? अरे बोल दो जल्दी। जिस जिसको भी मजा आ रहा है, जिस जिसको समझ आ रहा है, वो एक बार कमेंट जरूर करना। कमेंट करके जरूर बताओ, जिससे कि एक वैल्यूबल फीडबैक मिल सके, जिससे कि पता चल सके कि ये चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और हमने जो इतनी मेहनत की है वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, आपको मजा आ रहा है कि नहीं। क्योंकि आपके लिए ही ये सब कुछ किया जा रहा है, ये सब कुछ आपके लिए ही है, ठीक है। देखो, हो गया। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि इसमें हीट रिलीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े।
7th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और याद करके चलो। मेटल रिबन वाला तो वैसे भी याद करके चलो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ मेटल रिबन एक्स बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम फॉर्मिंग white ash y. The accurate description of xy and the type of reaction is। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि एक मेटल रिबन है एक्स जो ऑक्सीजन के साथ गया, रिएक्शन किया, उसके बाद उसने क्या बनाई, व्हाइट ऐश बनाई, व्हाइट ऐश बनाई, उसको हम बोल रहे हैं वाई। और जब हम उसको मतलब रिएक्शन करा रहे हैं तो उसके बाद क्या बन रहा है, एक्स वाई। अब इसके बारे में हमें पूरी रिएक्शन का भी बताना है और रिएक्शन का टाइप भी बताना है। तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी आप मेटल रिबन ले रहे हो, जाहिर सी बात है आप एक मेटल ले रहे हो। क्या ले रहे हो, एक मेटल ले रहे हो। आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाइट फ्लेम फॉर्मिंग व्हाइट ऐश किस में मिलती है। तो यहां पर एक केस आपको याद रखना है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आप कर सकते हो याद, कोई बड़ी बात नहीं है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैंने केस दिया था आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, मैंने आपको अच्छे से समझाया था। और ऑक्सीडेशन होता है उसका, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, आप भूल भी गए होंगे तो भी मैं याद कराने के लिए फिर से आपको रिएक्शन लिख के दिखाऊंगा, आपको याद करवा के रहूंगा, आपको भूलने नहीं दूंगा। समझ गए। क्या होता था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है ना, ऑक्सीजन। अब यहां पर क्या बनेगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है, +2, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2। रेशियो क्या हो जाएगा, 2:2 या 1:1। तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इसको बैलेंस कौन करेगा, अरे मैं ही करूंगा, चिंता मत करो, वैसे आप कर लोगे। क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीशियम भी तो 2 हो गए ना, तो यहाँ भी 2 मैग्नीशियम चाहिए, क्या करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बताओ जल्दी से चेक करके कि ये सही है कि नहीं। यहां तक समझ आ गया। अब अगर आपको यहां तक समझ आ गया, 1 नंबर का काम आपका हो गया, 1 नंबर का बचता है। 2 नंबर कब मिलेंगे, जब आप इसकी टाइप ऑफ रिएक्शन लिखोगे। अब ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि 2 रिएक्टेंट है, एक सिंगल प्रोडक्ट है। तो जब 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक प्रोडक्ट देते हैं तो उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या हो जाएगी, एक बार साथ में बोलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है सबको। बहुत ही इजी सवाल था, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं रखे हैं मैंने इसमें। वैसे इस चैप्टर में से डिफिकल्ट क्वेश्चन वैसे भी कम आते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको आसान आसान क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सारे के सारे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चंस है ना, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से ज्यादा आते हैं और ज्यादातर 1 मार्क के यानी कि एमसीक्यूज आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इस वाले चैप्टर में से कम देखने को मिलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादातर मैं जो देखता हूँ कार्बन कंपाउंड्स में से आ जाता है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में से आ जाता है। लेकिन कभी कभी इसमें से भी आ जाता है, ऐसी बात नहीं है, वो भी मैंने रखे हैं। आप टेंशन मत लो, सब करवाएंगे। लेकिन ज्यादातर जो मैं आपको सच्चाई, इनफैक्ट जो ट्रूथ है वो बता रहा हूँ, ज्यादातर इसमें से आपको एमसीक्यू या फिर वेरी शॉर्ट या शॉर्ट क्वेश्चन में से देखने को मिलेगा। इसमें से ये वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। रिएक्शन बैलेंसिंग का कोई क्वेश्चन आ जाए बड़ा क्वेश्चन तो कह नहीं सकते। ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया आपका ये वाला क्वेश्चन, ये देखो एक बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, इसी में अगर एक और सही पार्ट जोड़ देंगे तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको वैसे भी करके चलने हैं। जो बड़े क्वेश्चन आते हैं वो आपको तैयारी उसकी भी करनी है, क्योंकि कुछ नहीं पता लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए इसमें से, पता तो कुछ है ही नहीं। लेकिन आपको ये मान के चलना है कि इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आए वो मुझसे हो जाएगा। मेरे से ऐसा नहीं होगा कि कोई क्वेश्चन ना हो इस चैप्टर से। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। आइडेंटिफाई द
टाइप ऑफ रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो मुझे क्या करना है, रिएक्शंस को चेक करना है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, किस टाइप की रिएक्शन है जो इसने पहली लाइन में बताया उससे। एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस। और सिर्फ यही नहीं करना है कि रिएक्शन को चेक करना है, उसको बैलेंस भी करना है, उसको बैलेंस भी करना है और उसके रिएक्शन का टाइप भी बताना है। चिंता मत करो, आराम से कर लेंगे, ऑप्शंस पढ़ते जाओ। जैसे ए ऑप्शन को देखूं अगर मैं, तो उसमें उसने कहा है जिंक रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। ठीक है, जिंक रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट से। पहले तो मैं आपको बता दूं जिंक क्या है और सिल्वर नाइट्रेट क्या है। तो देखो सिंपली जिंक होता है ये, प्लस सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3, AgNO3, इनकी रिएक्शन करवाई और क्या बना लिया, जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। अब देखो जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ZnNO3 का होल ट्वाइस, और सिल्वर का तो Ag। ये मैंने रिएक्शन बैलेंस भी कर देता हूँ इसको एक बार, क्योंकि यहाँ पर 2 आ रहा है ना Na3, यहाँ पर भी 2 आना चाहिए, तो इसलिए मैंने 2Ag लिखा था वहां पे। अब देखो अब बैलेंस हो गया। अब बहुत बच्चे पूछेंगे कि यहाँ पर ZnNO3 क्यों नहीं लिखा, ZnNO3 का होल ट्वाइस क्यों लिखा है जिंक नाइट्रेट में। अरे भाई मैंने पहले ही बताया आपको वैलेंसी से चेक करना है। जिंक की वैलेंसी क्या होती है, 2, और नाइट्रेट की क्या होती है, 1 या -1। इसकी +2, इसकी -1। वैसे प्लस और माइनस को छोड़ो, आपको रेशियो चेक करना है तो ये देख लो, इसकी 2 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो यहाँ 1 है तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि Zn ही आ जाएगा। बोलो हाँ के ना। और यहाँ पर 2 था तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो NO3 का होल ट्वाइस होगा, क्योंकि NO3 का ट्वाइस तो लिख नहीं सकता था, तो NO3 का होल ट्वाइस लिखना होगा, क्योंकि कंपाउंड फॉर्म में है ना। ठीक है, तो इससे आप चेक कर सकते हो। ये मैंने आपको सिखा भी रखा है, वन शॉट में तो मैंने आपको बहुत सारे तरीके बता रखे हैं, लेकिन वही है, आप उसको फॉलो करोगे तब ना। फॉलो कब करोगे, अब तो समय आ गया, अब तो फॉलो कर लो, अब तो सुधर जाओ, जाग जाओ। चैन से सोना है तो जाग जाओ, जैसे वो आता था ना सनसनी में कि गौर से देखो चैन से सोना है तो जाग जाओ। तो मैं भी वही कहता हूँ, अगर आपको मार्क्स चाहिए तो अब जाके जाग जाओ, अब तो जाके सुधर जाओ, अब तो सोचो यार कि अब तो करना ही है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को कैसे किया ये आपको समझ आ गया। अब ऐसी बी पार्ट भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। उसमें कह रहा है पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद लेड नाइट्रेट टू प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। देखो कि आपको पढ़ने में लग रहा होगा कितनी डिफिकल्ट इक्वेशन है, कैसे होगी। अरे ज्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है, यहाँ पे क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम होता है के, आयोडीन होता है आई, पोटेशियम आयोडाइड क्या हो जाएगा, KI। ठीक है, आयोडीन से आयोडाइड आया ना, पोटेशियम आयोडाइड मतलब के और आई आपस में मिल जाएंगे, के की वैलेंसी 1 और आई की भी वैलेंसी 1, तो KI। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट क्या है, लेड का होता है PB। ठीक है, नाइट्रेट, अब लेड की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है और नाइट्रेट की 1 होती है, तो क्या बनेगा, PbNO3 का होल ट्वाइस बनेगा। ये मैंने अभी आपको जिंक नाइट्रेट वाले से क्लियर करवा दिया था। ठीक है, तो वैलेंसी आपको याद रखनी है। वैलेंसी आपको याद है ना, तो आपको ये सब याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे भी लिख सकते हो। सिंबल्स आपको याद ही होते हैं, सिंबल्स तो आपको याद ही होते हैं। और क्या बन जाएगा यहाँ पर देखो, प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। अब पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, वही आयन एक्सचेंज हो रहा है। समझ आ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आयन एक्सचेंज हो रहा है, के पॉजिटिव एक्सचेंज हो रहा है Pb+2 से, तो क्या बना रहा है, लेड आयोडाइड। पहले तो लेड आयोडाइड क्या होगा, PbI2, क्योंकि लेड की वैलेंसी 2 है, आई की वैलेंसी 1 है आयोडीन की, तो क्या होगा 1:2 का आ जाएगा रेशियो, यहाँ क्या हो जाएगा, PbI2 हो जाएगा। प्लस के पॉजिटिव नाइट्रेट से जुड़ेगा, तो अब KNO3 का होल ट्वाइस नहीं होगा, अब KNO3 ही बनेगा। क्यों, क्योंकि के की वैलेंसी 1 है और NO3 की भी वैलेंसी 1 है, नाइट्रेट की भी, तो यहाँ KNO3 बनेगा। अब इसको बैलेंस कर लें, इसको बैलेंस कर लेना। यहाँ पर देखो, यहाँ PbI2 लिख दिया है, तो यहाँ पर 2 आयोडीन आने चाहिए, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया।
नेक्स्ट क्या करना है बैलेंस करने के लिए? पीबी बैलेंस है, हाँ है। आयोडीन अब बैलेंस हो गया। के यहाँ पर भी 2 आने चाहिए, यहाँ पर भी 2 आने चाहिए, तो 2 के NO3। नाइट्रेट यहाँ पर 2 थे तो यहाँ पर भी 2 ही है, सही है। मतलब ठीक है, ये बैलेंस हो गई है रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस हो गई है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिएक्शन मैंने लिख दिया है। अब टाइप मैं बता देता हूँ, दोनों का टाइप क्या है। पहली वाली का भी टाइप बता देता हूँ और आपको इसका भी टाइप बता देता हूँ। पहली वाली में अगर आप देखो तो जिंक ने क्या किया, सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। सिल्वर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि जिंक जो है रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर के ऊपर आता है, यानी कि उससे ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक अगर उससे ज्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने आपको यही तो सिखाया था कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसको डिस्प्लेस कर देता है। और क्या करता है, दूसरा दूसरा अपना कंपाउंड बनाता है। तो यहां पर क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है। अब इस वाले केस में अगर मैं देखूं तो ध्यान से देखो, के पॉजिटिव ने डिस्प्लेस किया पीबी को, पीबी प्लस 2 ने डिस्प्लेस किया के आई को। तो यहाँ पे क्या है, दोनों ने आपस में आयन एक्सचेंज किए, दोनों ने आपस में क्या किया, आयन एक्सचेंज किए। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। बोलो जल्दी, क्लियर है कि नहीं है? अरे इतना सिंपल सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ, इतना इजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ। आपको तो मतलब अब कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए वैसे। कम से कम इस केस में तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से चल रहा है अपना कार्यक्रम। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें बैलेंसिंग का एक क्वेश्चन आ ही गया। मैंने क्या कहा था, इस चैप्टर में से बैलेंसिंग का क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो सकता है। अभी तक जो हम देख रहे थे वो केमिकल रिएक्शन टाइप में देख रहे थे, एक क्वेश्चन आ ही गया बैलेंसिंग का। और उसमें भी हम बैलेंसिंग कर रहे थे, पिछला क्वेश्चन भी तो बैलेंसिंग का था। उसमें रिएक्शन लिखनी थी, उसको बैलेंस करना था और टाइप बताना था। तो बैलेंसिंग के क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, मान के चलो, मार्क कर लो। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर इंपॉर्टेंट है तो मान लो कि इंपॉर्टेंट है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। लेड नाइट्रेट गिव्स पीबीओपी, लेड ऑक्साइड और NO2 और O2। अब इसको अगर मुझे बैलेंस करना है तो ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से गौर से। ये स्पेस इसलिए छोड़ता जा रहा हूँ क्योंकि इसके आगे कोफिशिएंट्स मुझे लिखने होंगे। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे ना कि क्यों छोड़ रहा हूँ मैं स्पेस, इसीलिए छोड़ रहा हूँ। देखो गौर से देखो, कभी भी किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मुझे इस साइड एटम बैलेंस करने हैं और उस साइड एटम्स बैलेंस करने हैं। सबसे पहले लेड का देखो 1 है, यहाँ पर भी 1 है। लेड में दिक्कत नहीं आएगी। मतलब अगर मुझे दूसरे एटम्स को बैलेंस करना होगा तो लेड को मैं बाद में कर सकता हूँ, ये मान के चलो। नाइट्रेट में देखो, अब नाइट्रेट टूट रहा है NO2 और O2 में। यहाँ पर एक चीज मुझे समझ आ रही है, तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन के एटम्स है। नाइट्रोजन के कितने एटम्स है, 2। ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 6। ऐसे लिखते चला करो। लेड के कितने एटम है, 1। एक है तो उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, वैसे पता ही है। इस साइड अगर मैं देखूं तो लेड का 1 है, ऑक्सीजन के 3 और 4 5, 5 है। ठीक है, और नाइट्रोजन के 1 है। तो मुझे सबसे पहले तो नाइट्रोजन को करना होगा। अगर मैं यहाँ 2 लिख दूंगा तो बैलेंस हो पाएगी? अगर मैं यहाँ 2 लिख दूं तो क्या ये बैलेंस हो जाएगी? एक बार करके देखते हैं। यहाँ मैंने 2 लिखा तो ये 2 × 2 4, 4 + 2 6 और यहाँ 7, 7 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ 6 है, बैलेंस हुई नहीं, तो ये नहीं होगा। अब एक और तरीका करके देखते हैं। यहाँ ऑक्साइड भी बन रही है ना,
अगर क्या मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और नाइट्रोजन के 4 एटम बना दूं, क्या तब कुछ हो पाएगा? एक बार वो भी करके देख लेते हैं, एक बार वो भी करके देखते हैं। यहाँ मैंने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, तो लेड के अब हो गए 2, नाइट्रोजन के अब हो गए मेरे, दोबारा से लिख देता हूँ, लेड हो गया, रिएक्टेंट साइड वाले लिखा करो बस, लेड के हो गए 2, नाइट्रोजन के अब हो गए यहाँ पर कितने, 2 × 2 4, ऑक्सीजन के हो गए 2 × 3 6 × 2 12। तो ये टोटल एटम्स हो गए, बल रिएक्टेंट साइड के लिख लो, उससे प्रोडक्ट साइड के बैलेंस हो जाएंगे। अब यही सेम मुझे यहाँ बनाना है, तो लेड के यहाँ पर भी 2 बनाने के लिए क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक सेकंड, ये किस साइड कर दिया, यहाँ पर करना है ना, हाँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, हो गया। अब NO2, नाइट्रोजन के मुझे कितने चाहिए, 4, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बाकी जितने बचे फिर ऑक्सीजन को देख लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, 2 लेड के हो गए, वो बैलेंस हो गया, और नाइट्रोजन के 4 थे, ये वो बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन चेक करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ 12 है, यहाँ भी 12 होने चाहिए, तो यहाँ 2, और यहाँ पर कितने हो गए, 4 × 2 8, तो 2 + 8 कितना हो गया, 10, और यहाँ पर भी 2 है, तो ये हो गया 12। हाँ, बैलेंस हो गई, अब बैलेंस है रिएक्शन। अब पूरी तरह से आप कह सकते हो कि रिएक्शन बैलेंस है। तो आपने देख ही लिया होगा कैसे हम बैलेंस करते हैं रिएक्शन को। तो ये जो एटम्स है रिएक्टेंट साइड वाले, आप एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स लिखते चलो, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, आपको पता चल जाए कि क्या करना है, ठीक है ना? क्लियर है ना? जल्दी बोलो। अरे जल्दी कर, सुबह पनवेल भी निकलना है, वो वाला डायलॉग याद आ जाता है मुझे जब भी जल्दी जल्दी की मैं बात करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है। क्वेश्चन में कह क्या रहा है, why decomposition reactions are called the opposite of combination reaction? Write one chemical equation each for these two types of reactions, mentioning the name of reactants and products involved in the reactions. ठीक है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये 2 नंबर में आने के लिए एकदम आइडियल क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, इजी है। इसमें सिर्फ ये पूछ रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसको हम कॉम्बिनेशन का उल्टा कहते हैं। जब मैं आपको रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शंस करवा रहा था, वन शॉट में आपने देखा होगा, तब मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन एकदम अपोजिट होती है। कैसे? मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल्स भी दिए थे। वैसे कॉम्बिनेशन होती है जैसे A+B गिव्स C, डिकम्पोजिशन को इसका उल्टा लिख सकते हैं, C गिव्स A+B। यानी कि एक में तो क्या हुआ, ए और बी, कोई सब्सटेंस था ए और बी, उन्होंने आपस में मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाया सी। यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि एक रिएक्टेंट है सी, उसने आपस में, उसने डिकम्पोज होके क्या किया, 2 नए प्रोडक्ट बनाए ए और बी। तो यानी कि यही कह सकते हैं ना एक तरीके से, कि एक केस में तो कॉम्बिनेशन यानी कि 2 नए सब्सटेंस या 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, और दूसरे केस में एक ही रिएक्टेंट टूट रहा है 2 प्रोडक्ट में। तो ये सेम हो सकते हैं? नहीं, ऑपोजिट है। अब इसमें मेरे को एक एग्जाम्पल देना है, एक एग्जाम्पल देना है, तो एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। जैसे सपोज मैं लिखता हूं ये वाली रिएक्शन, H2O के लिए लिखते हैं, H2O को डिकम्पोज कराएं, H2O को डिकम्पोज कराते हैं, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। जब मैं इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराऊंगा, ये 2 पार्ट्स में टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है? अरे बोलो ना, हाँ कि नहीं? कौन सी रिएक्शन हो गई, डिकम्पोजिशन। अब कॉम्बिनेशन कर दूं, H2 + O2 करूं, तो क्या होगा, H2O बन जाएगा। बैलेंस कर दूं, रिएक्शन बैलेंस कर देते हैं, चलो यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 कर दो, और ये हो गया मेरा 2, और ये हो गया 2। ठीक है, बोलो सही है ना? कर सकते हो ना ऐसे। बाकी आप और भी बहुत सारी रिएक्शन लिख सकते हो डिकम्पोजिशन के लिए। एक रिएक्शन और मुझे याद आ रही है, कैल्शियम कार्बोनेट वाली।
इसको हीट देते थे, किस में टूट जाता था? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ठीक है, ये होता था। एक मैं ये होती थी आपकी डिकम्पोजिशन। ठीक है ना, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एट द एंड आपको पता तो है ही सब कुछ वैसे, ऐसा तो नहीं है कि आपको नहीं मालूम है या मैंने कुछ अलग करा दिया, आउट ऑफ द बॉक्स जाके करा दिया कि आपको समझ नहीं आ रहा, अरे ये क्या करा दिया सर ने। ऐसा तो नहीं है ना, सिंपल है यार बिल्कुल। क्या ही है इसमें, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अरे ये पेज खाली, हाँ ठीक है। देखो, ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं अब, 11th क्वेश्चन। अभी तक हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब एक दो क्वेश्चन ही बचे हैं। एनर्जी मुझे पता है आपकी थोड़ी सी डाउन हो रही होगी, क्योंकि किसी का भी सिटिंग आवर जो होता है वो मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स होता है, ऐसा मैंने देखा है। 45 मिनट्स के बाद आपका एक होता है ना, पैटीग आने लगता है, थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लगने लगता है कि बस अब नहीं हो पाएगा। तो देखो, उसी केस में आपको खुद को रोक के चलना है, खुद को बना के चलना है, खुद की कंसंट्रेशन को बढ़ा के चलना है। अगर आपने ये चीज सीख ली ना, मैं गारंटी से कह रहा हूँ बॉस, आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे, लाइफ में बहुत ऊपर जाओगे। ठीक है ना। देखो, 11th क्वेश्चन में कहा है, 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज टेकन इन अ चाइना डिश एंड द चाइना डिश इज placed in sunlight for some time. What will be your observation in this case? Write the chemical reaction involved in terms of balanced chemical equation. Identify the type of chemical reaction too. अब देखो, इसमें मुझे क्या करना है, पहले तो मुझे पूरी स्टेटमेंट पढ़नी है, उसके बाद मुझे इसकी रिएक्शन लिखनी है, फिर मुझे इसका टाइप भी बताना है कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। अरे सिंपल सी बात है, सिल्वर क्लोराइड लिया है चाइना डिश में, ठीक है, मतलब वो आपको पता ही होगा, चाइना डिश तो आपने देखी होगी। उसके बाद उसको मुझे सनलाइट की प्रेजेंस में रखना है, क्या होगा वही मुझे बताना है, क्या होगा लिख के बताता हूँ, चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, सब बताऊंगा। जिसको करना हो वो पॉज करके अपना करके देख सकता है। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl। इसको मैं सनलाइट की प्रेजेंस में रख दूंगा, इसको मैं लिख रहा हूँ केमिस्ट्री की फॉर्म में, केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में। ठीक है, केमिस्ट्री में हर चीज रिएक्शंस की फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। कोई भी मतलब हम प्रोसेस है उसको हम लिख सकते हैं ना, मतलब केमिकल रिएक्शंस की फॉर्म में जिसमें केमिकल चेंज हो रहा हो। केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है, फिर तो हम नहीं लिख सकते उसकी रिएक्शन। अब देखो, यहाँ पर क्या होगा, डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज किस किस में होगा, एक तो सिल्वर में होगा और दूसरा क्लोरीन में होगा। ये टूट जाएगा ना, क्योंकि देखो सनलाइट से क्या मिल रही है, इसको हीट मिल रही है, ये हीट क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा। हीट एब्जॉर्व करेगा तो कौन सी रिएक्शन दिखाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिखाएगा। कौन सी रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसको बैलेंस कर देता हूँ, क्योंकि क्लोरीन बनाने के लिए मुझे यहाँ दो चाहिए, यहाँ दो से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी दो से मल्टीप्लाई करेंगे, अब बैलेंस है। देखो AgB और क्लोरीन भी बैलेंस हो गए ना, सिल्वर और क्लोरीन दोनों। रिएक्शन का टाइप क्या है, क्योंकि वो भी बताना था, वो हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बोलो क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बता दो। ठीक है, मजा तो आ रहा है ना, अभी तक काफी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, आपको मजा तो आ गया होगा। देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन था, इतना छोटा सा आंसर था, 2 नंबर में ही आता है, एक क्वेश्चन बड़ा देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत थ्योरी वाला पार्ट आप लिख के बता सकते हो कि सिल्वर क्लोराइड को जब हम चाइना डिश में रखते हैं तो सनलाइट की प्रेजेंस में वो हीट एब्जॉर्ब करके डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिखाता है, और सिल्वर मेटल और क्लोरीन अलग कर लेता है। ठीक है, इसके बाद आप लिख सकते हो कि इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये आप लिख सकते हो ना, ये सारी चीजें। कोई बड़ी चीज तो मैंने आपको बता नहीं दी कि बहुत हार्ड चीज मैंने बता दी हो कि ये तो होगा ही नहीं, है ना। सब सिंपल सिंपल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, जल्दी से करते हैं इसको खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच फर्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड एंड सेकंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड आर opposite reactions to each other. Justify this statement with the help of chemical equations. तो मुझे एक क्वेश्चन दे दिया, ये टाइटल कुछ नहीं है, ऐसी है, इसको हटाओ, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। अब ये वाली रिएक्शन में क्या है कि मुझे कैल्शियम ऑक्साइड जो है फॉर्म हो रहा है, दूसरी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये दोनों चीजें फॉर्म हो रही है। और ये बता रहा है कि ये जो फॉर्म हो रही है एक दूसरे की ओपोजिट रिएक्शन है, ओपोजिट रिएक्शन है, कैसे, वही तो जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई करने के लिए दिया है, इसका मतलब क्या है कि मतलब उसने मुझे ये तो बता दिया क्या क्या हो रहा है, अब इसकी रिएक्शन लिखो और इसे जस्टिफाई करो, मेन चीज वही है। तो चलो जी, इसको भी केमिस्ट्री की फॉर्म में लिख देते हैं। तो देखो हुआ क्या, एक रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर से, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या बनता था, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, एक बन जाएगा, तो अच्छे से लिखते हैं, हाँ, एक बन जाएगा मेरा CaOH का होल ट्वाइस, यही बनता था CaOH का होल ट्वाइस। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब मैं डिकम्पोज कर रहा था तो क्या बन रहा था, तब भी यही बन रहा था, तब भी यही बन रहा था। अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डिकम्पोज करूं हीट देके तो क्या होगा, एक तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और एक बन जाएगा H2O। बोलो हाँ के ना, जल्दी से। हाँ, उस तरफ हीट भी होगी, उस तरफ हीट, क्योंकि इस तरफ हीट दी है तो यहाँ पर भी हीट होगी ना, ये दोनों को बैलेंस करके चलना है। ये हीट का साइन होता है हमारा, ये जो डेल्टा हम लिखते हैं ये हीट का साइन होता है, मतलब इसको हीट दी गई है रिएक्शन करवाने के लिए, इसको डीकम्पोज करने के लिए मुझे हीट देनी पड़ी, इस सिंबल का मतलब यही होता है। ये आपको थोड़ा सा देखो, थोड़ी सी चीजें आपको एजम्पशन पे भी चलनी है और कुछ चीजें आपको याद ही होनी चाहिए, वैसा वैसा वाला पार्ट है ये, मैं क्लियर बोलता हूँ। अब दोनों की मैंने रिएक्शन लिख दी, पहले वाले में क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, वो मैंने ये वाली लिख दी, कैल्शियम ऑक्साइड वाली पहली, ठीक है। दूसरे में क्या बोल रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है, सेकंड वाली मैंने यहाँ लिख दी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहली इसको पहले लिख दो या उसको पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना, मेन है कि आपको सही लिखनी है। अब इन दोनों में क्या पूछा था उसने, ऑपोजिट रिएक्शन है ना, हाँ तो बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन है, ये देखो, ये मैंने लिखी, इसको ऑपोजिट, इसको उल्टा कर दिया तो यहाँ ऐसे आ गया। ये एक तरीके से मेरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। या फिर ये मेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस टाइप से मैं इसको जस्टिफाई कर सकता हूँ। जिसमें हीट निकल रही है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसको दूसरे पेन से लिखते हैं, ज्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि यहाँ बहुत मिक्सअप हो गया है। कौन सा ले, अभी तक पिंक से नहीं लिखा है ना, पिंक भी यूज कर लेते हैं, बस ये फैलता है ये थोड़ा सा, इसमें ये वाली चीज है। और ये एंडोथर्मिक है। समझ पा रहे हो ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो। हम्म, चलो, ये अच्छा है कि आप थोड़ा सा तो समझ पा रहे हो, थोड़ा सा तो आप ध्यान दे रहे हो इन सब चीजों पे, और देना चाहिए, देना चाहिए, ठीक है। अगर आप इन चीजों पे ध्यान दे रहे हो तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको समझ आ रहा है, आप इंटरेस्टेड हो सीखने में। तो हमने जस्टिफाई कर दिया कि कैसे ये अलग है, यही तो करना था। इसी के साथ ये वाला सवाल भी होता है, अरे खत्म। तो देखो आज की क्लास यहीं खत्म होती है, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। और अगर आप चाहते हो कि इसके मैं नोट्स आपको दे दूं, इसके मैं नोट्स आपको दे दूं, तो मिल जाएंगे, बट उसके लिए कुछ करना होगा। करना क्या है, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल पे मैं वैसे आपको सारे के सारे आप नोट्स दे दूंगा,
ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे और भी जो स्टडी मटेरियल होंगे कुछ टाइप के, कुछ नोटिस होंगे आपसे रिलेटेड, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होगी, वो सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि टेलीग्राम चैनल को एक बार ज्वाइन कर लेना है और वो आप कर लोगे आई थिंक। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो। और टेस्ट सीरीज जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है मैं बता देता हूँ, हमने एक टेस्ट सीरीज बनाई है जिसका प्राइस है, देखो प्राइस कितना है वो छोड़ो, प्राइस है 500 रुपीज, लेकिन ये जीरो हो जाएगा अगर आप सारी की सारी मतलब कंप्लीट टेस्ट सीरीज कंप्लीट करते हो, मतलब सारे टेस्ट अगर आप दे देते हो तो आपको कोई चार्ज नहीं देना, आपको पूरी की पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। आपको सिर्फ वन टाइम चार्ज देना है 500 रुपीज, जो कि हमारा रहेगा इस टेस्ट सीरीज का। और वो इसीलिए वो एक तरीके से सिक्योरिटी मनी है कि मतलब बच्चा जो है जुड़ा रहे, मतलब ऐसा नहीं कि अगर हम फ्री ही कर देंगे तो क्या है कि कोई एक दिन आ रहा है कोई एक दिन नहीं आ रहा, या फिर कोई टेस्ट दे रहा है कोई नहीं दे रहा है, या फिर वो मतलब फिर उतने अच्छे से उत्साह से टेस्ट नहीं देता है। अब जैसे ये पेन है, अगर मुझे ये फ्री में किसी को देना है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, लेकिन अगर मैं इसकी एक वैल्यू निश्चित कर दूं और उसके बाद अगर मैं इसको 10 रुपए में बेचूंगा तो सामने वाले को 10 रुपए देने पड़ रहे हैं ना इस पेन के, तो उसको इसकी कदर रहेगी, वैल्यू रहेगी। ऑब्वियसली इसी टेस्ट सीरीज में देखो हमारा जो मोटिव है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक फ्री एजुकेशन जाए, ठीक है, और क्वालिटी एजुकेशन जाए। उसके लिए हम यूट्यूब पे तो सारी चीजें फ्री कर ही रहे हैं। टेस्ट सीरीज में देखो ऑब्वियस सी बात है कि कंटेंट प्रिपेयर करना सारी चीजें रहती है और भी वगैरह वगैरह है, बट स्टिल हम फ्री कर देंगे अगर आप टेस्ट कंप्लीट करते हो सारे, कम से कम, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सारे टेस्ट करो, तभी हमारा फायदा है ना ये सारी चीजें करने का, वरना फायदा नहीं है। तो इसीलिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, 24 नवंबर से टेस्ट आपके स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें हमने सीबीएसई एसएससी दोनों के लिए रखा है। आप सीबीएसई के भी, अगर आप सीबीएसई से हो तो आप सीबीएसई के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, आप एसएससी से हो तो आप एसएससी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। मैथ साइंस दोनों की आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी और इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और उससे ज्यादा आपके लिए मुझे नहीं लगता स्टूडेंट की लाइफ में, अगर आप क्लास 10 में हो तो बोर्ड एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल के टाइम में 1-2 साल के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ होगा। ठीक है, तो ये वाली चीज आप देख सकते हो, आपके ऊपर है। बाकी मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये सिलसिला जारी रहेगा। ठीक है, जब तक आप वीडियो देखोगे प्यार बनाए रखोगे, हम इसी तरह से आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय एंड स्टे ट्यून विद अस।